आज हम हिंदी साहित्य स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य, ठीक है। हिंदी साहित्य, तो देखिए साहित्य का मतलब क्या होता है। हम पढ़ते हैं साहित्य का मतलब, साहित्य में सम, जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो सम प्लस हित्य, तो सम का मतलब होता है समान और हित्य का मतलब होता है हित, जिसमें समान हित हो, जिसका समान हित हो उसी को हम साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो साहित्य का अर्थ समझ में आ गया, समान हित। आगे देखते हैं, आगे है हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक कौन थे? गोकुलनाथ थे, और इन्हीं ने 84 वैष्णवन की यात्रा लिखी थी। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक कौन थे? गोकुलनाथ थे, और इन्होंने 84 वैष्णवन की यात्रा लिखी थी, ठीक। अब आती है आगे देखते हैं सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे, और वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे कौन? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे गोकुलनाथ, जिन्हें हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक कहते हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कहते हैं। इनके पिता कौन थे? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के पिता वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास जी के, ठीक। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ये की थी विट्ठलनाथ ने। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, ठीक है। जो इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, अष्ट का मतलब 8 लोग थे। अष्टछाप की स्थापना में 8 लोग थे। कौन कौन थे वो? उनमें से इनके जो विट्ठलनाथ के जो पिता हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, दोनों मिलाकर अष्टछाप कवियों की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आता है वात्सल्य रस के जनक कौन है? वात्सल्य रस के जनक, तो वात्सल्य रस के जनक हैं सूरदास जी। वात्सल्य रस के जनक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के जनक कौन है? सूरदास जी। क्यों है? क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल छवियों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस के जनक कहते हैं, ठीक। अगला आता है गोकुलनाथ। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा गोकुलनाथ कौन थे? विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ, ठीक। विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ, ठीक, जिन्होंने क्या किया था? पहले पढ़ा था, 84 वैष्णवन की यात्रा लिखी थी, और इन्होंने सेम वैसा ही 252 वैष्णवन की यात्रा लिखी, और ये जो लिखी थी इसमें अपने पिता विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का उल्लेख किया है, तो इन्होंने उल्लेख किया है, ठीक है। अगला आते हैं, अगली स्लाइड में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नाभादास। अभी हमने पढ़ा गोकुलनाथ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम नाभादास। तो नाभादास ने क्या किया था? नाभादास का एक ग्रंथ था भक्तमाल। पूछा जाता है कि भक्तमाल की रचना किसने की है? तो नाभादास ने की है, ठीक। इनके गुरु का नाम था अग्रदास। इनके गुरु का नाम था अग्रदास, ठीक। आगे बढ़ते हैं गारसादा तासी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट, बहुत जगह मतलब ये पूछा जा चुका है कि गारसादा तासी ने, पूछा जाता है कि इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है गारसादा तासी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम के हॉल में।
और ये भाषा किस भाषा में लिखी है, मतलब ये जो इस्तवार ला लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखी है, ये किस भाषा में लिखी है, ये लिखी है फ्रेंच भाषा में। किसमें? फ्रेंच भाषा में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगला आता है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा है सुविसाई आ हिंदी। सुविसाई आ हिंदी इन्होंने किस भाषा में लिखा है? उर्दू भाषा में। बस इतना याद करना है कि सुविसाई आ हिंदी किसने लिखी है? ये करीमुद्दीन ने लिखी है। और किस भाषा में लिखी है? ये उर्दू भाषा में लिखी है। ठीक, आगे शिव सिंह सेंगर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हिंदी की स्टार्टिंग हो जाती है। तो शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। आगे देखते हैं, इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। देख रहे हैं, किसी ने फ्रेंच में लिखा, किसी ने उर्दू में लिखा, किसी ने फारसी में लिखा, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखी है वो हिंदी भाषा में लिखी है। और ये कहाँ के थे? राजस्थान के थे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती क्योंकि इन्होंने हिंदी से स्टार्टिंग की, हिंदी से ही लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात आती है हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हिंदी साहित्य की वास्तविक इतिहास, स्टार्टिंग। तो आदिकाल, आदिकाल का जो जो आदिकाल का काल है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1050 से लेकर 1365। 1050 से लेकर 1365, 1050 से लेकर 1365, कुल मिलाकर आप याद रखिए 1000 से 1300 के बीच में आदिकाल था। ठीक, आदिकाल का नामकरण की बात आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदिकाल का नामकरण कैसे, क्या, किसने क्या किया था। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किसने क्या कहा था। इसमें आता है नाम कर्ता। तो चारण काल, आदिकाल को चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने। चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने। इसको याद करने की ट्रिक याद रखिए कि चारण, चरण, चारण से बनाइए चरण, चरण में गिर गए, तो ग्रियर्सन, चारण काल ग्रियर्सन ने दिया था। अगला आता है आरंभिक काल। आरंभिक काल मिस्र बंधु ने दिया था। आरंभिक काल किसने दिया था? मिस्र बंधु ने दिया था। अब इसकी याद करने की ट्रिक देखिए, हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था RS मिश्रा सर। RS मिश्रा सर। तो हमने तो वैसे ही ट्रिक बनाई थी, आर मिश्रा, आर मिश्रा, आर मिश्रा। तो कैसे? आर से आरंभिक काल, मिश्रा से मिस्र बंधु। ठीक, आप भी कोई ऐसे ट्रिक बना लीजिए या फिर ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला प्रारंभिक काल। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? पी गणपति। इसको डायरेक्ट याद रखिए कि जब गणपति की मूर्ति रखी जाती है तो बस आप दुत्त रहते हैं, पी लेते हैं, ऐसे याद रखिए। पी गणपति, गणपति चंद्रगुप्त। अगला आता है बीज वपन काल, किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार अभी 68,500 भर्ती में भी पूछा गया था शायद ये, या फिर 69,000 में पूछा गया होगा, जिसमें भी किसी में पूछा गया था कि बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल। देखिए, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, इनको ना एक शौक टाइप का था, मतलब ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, आलोचना नहीं कर रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कि आपको कैसे याद रखना है। ये एक ऐसे महापुरुष थे, ऐसे ये लेखक थे, जो भी कह लीजिए, कि जो काल का नाम होता है उसी के नाम पर रख देते हैं। जैसे भक्ति काल को भक्ति काल किसने कह दिया? इन्हीं ने कह दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल भी इन्हीं ने कह दिया। ठीक, आगे देखते हैं वीरगाथा काल। वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला आता है वीर काल। देखिए, वीरगाथा काल और वीर काल अलग अलग हैं दोनों। वीरगाथा काल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वीर काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। तो ये हमारे हो गए आदिकाल के नामकरण। अब इनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं आगे। अभी और हैं सिद्ध सामंत काल, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला संधि एवं चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लीजिए। अगला
अब बढ़ते हैं आदिकाल की रचनाओं के बारे में, देख लेते हैं आदिकाल की रचनाएं कैसी क्या थीं, कितनी थीं। ठीक है, आदिकाल की रचनाएं, पहली रचना है पहले रचनाकार हैं दलपति विजय, दलपति विजय खुमान। आपको याद कैसे करना है, दलपति विजय मतलब जिसके पति के पास दल हो, बहुत सारे दल होंगे, जिसके पति के पास दल होंगे उस स्त्री को खुमान होगा कि नहीं होगा। तो दलपति विजय किसने लिखी है, खुमान ने लिखी है। ठीक है, खुमान रासो लिखी है। अगला नरपति नाल्ह, अब जिसके पति नल्ले होंगे उनके पास तो 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे, तो नाल्ह से क्या आया, जिसके पति नाल्ह होंगे उनके पास 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे, मतलब बीसल देवरासो, याद। अगला शारंगधर, सारंगधर शारंगधर, तो इसके जो रचनाएं हैं, इसकी रचना है हमीर रासो, इसकी रचना है हमीर रासो। जगनिक, जगनिक की है परमाल रासो, इसी को आलाखंड भी कहते हैं। ठीक, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। भट्ट केदारनाथ, इन्होंने लिखी है जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदारनाथ जयचंद्र प्रकाश। अगली मधुकर कवि ने लिखी है जय मयंक जस चंद्रिका। अगली आती है अमीर खुसरो की, ये इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने लिखी है नजर ए हिंद, क्या लिखी है, नजर ए हिंद। अमीर खुसरो ने लिखा है नजर ए हिंद। विद्यापति ने लिखी है कीर्तिलता कीर्तिपताका और पदावली, कीर्तिलता कीर्तिपताका पदावली, जिसमें कीर्ति लगा है वो विद्या है, विद्यापति। अगला अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखी है। क्या लिखी है इन्होंने, संदेश रासक लिखी है। किसने, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखी है। अगला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आ जाता है। अगला स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि रामकुमार वर्मा ने कहा है। इंपॉर्टेंट है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है, रामकुमार वर्मा ने कहा है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। अगला है सर्वमत से सरहपा को, इंपॉर्टेंट है। सरहपा की एक रचना है दोहा कोश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वमत से सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है, सबके सर्वमत से सरहपा को। और वैसे हम कह देते हैं स्वयंभू को आदिकाल का प्रथम कवि, वैसे हम स्वयंभू को कह देते हैं, लेकिन सर्वमत से सरहपा को आदिकाल का प्रथम कवि माना गया है। ठीक, अगला है विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं क्योंकि इन्होंने मैथिल भाषा में एक रचना लिखी थी जिसको कोई पुरस्कार मिला था, आगे बताएंगे कौन सा पुरस्कार था, उसको पुरस्कार मिला था, इसलिए इन्हें मैथिल भाषा का कोकिल कहते हैं इन्हें, विद्यापति को। अगला अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की है एक तोताए हिंद, अमीर खुसरो की है तोताए हिंद, इसी को तोताए हिंद भी बोलते, तूतीय हिंद। ठीक, अगला परमाल रासो। परमाल रासो का आला खंड इंपॉर्टेंट है, परमाल रासो का आला खंड सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद, सर्वप्रथम इसका परमाल रासो किसकी है, आला खंड। परमाल रासो क्या है, आला खंड है। सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी में अनुवाद वाटरफील्ड ने किया था। किसने किया था, वाटरफील्ड ने। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल।